ओ बुड्ढे, तू कब मरेगा रे जल्दी? रोज रोज का किचकिच अब मुझसे नहीं सहा जाता। बेटा रामदेन, ऐसी क्या गलती हो जाती है मुझसे जो तुम इतना कठोर वचन बोलते हो? अब तो बिल्कुल चुप रहे। पड़ोसी होने के कारण तुझको झेल रहा हूँ मैं, अन्यथा कब का कीमा बना चुका होता तेरा। अरे बेटा, पर मेरी गलती क्या है? गलती तेरी ये है कि रात में जब मैं गहरी नींद में होता हूँ तो तेरे खांसने की आवाज़ इतनी ज़ोर ज़ोर से आती है कि मेरी नींद खुल जाती है। मैं कैसे सोऊं? बेटा, इसमें मेरी क्या गलती है? ये तो मुझे खांसी ही आती है ज़ोर से, मैं क्या करूं? तभी तो कह रहा हूँ कि मरता क्यों नहीं है रे? एक बार अगर सुमित्रा चाची से कह दूँ ना तो तेरी खैर नहीं बुड्ढे। सुमित्रा बहन, गांव की प्रधान, अरे वो तो बहुत चालबाज औरत है। अगर तुम्हें खुशी मिले बेटा तो तुम कह सकते हो। हाँ हाँ, ज़रूर कहूँगा। इतना कहकर रामधीन अपने घर को चला जाता है। रामधीन बड़बड़ाते हुए, ना जाने कौन सी घड़ी में मेरे बाबूजी ने इस बुड्ढे के बगल में घर ले लिया था। जीना मुश्किल करके रखा है। अरे, मुझे खेत जाकर जानवरों के लिए खाने के लिए भी तो लाना है। तभी रास्ते में एक भिखारी मिल जाता है। बेटा, बहुत दिन से भरपेट खाना नहीं मिला है। अगर कुछ भोजन मिल जाता तो बहुत उपकार होता। अरे भिखारी, फिर से आ गया रे तू? तो इस रास्ते में मेरे पास क्या खाना रहेगा? तू भी बिल्कुल गधा का गधा ही रहेगा। चल भाग यहाँ से। आज तक मुझे इस गांव से कुछ भी नहीं मिला है। अरे भैया सूरजभान, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? अरे रामदीन, तुझे नहीं मालूम गांव की प्रधान की तबीयत बिगड़ गई है। अरे भैया, अपनी प्रधान सुमित्रा चाची की तबीयत? हाँ भैया, सुमित्रा चाची। जा रहा हूँ वैद्य जी को बुलाने। अरे, अब उसका अंत समय आ गया है भैया। अब कोई वैद्य कुछ नहीं कर पाएगा। वैसे भी जीवन भर सबको परेशान करती आई है। हाँ भैया, सही कह रहे हैं। बुढ़िया बहुत दुष्ट है, लेकिन क्या किया जाए, जब यमराज का बुलावा आ जाएगा तो जाना ही पड़ेगा, चाहे प्रधान हो या भैया तुम हो। अरे अरे, मैं क्यों? अभी मेरी उम्र ही क्या है? अरे भैया, यमराज का जब बुलावा आता है तो वो उम्र नहीं, वक्त देखता है। वक्त, जिसका वक्त खत्म, बस उसका बुलावा आ गया। अरे, ये सब बातें कहने की हैं, पर जो भी हो, अभी मेरा वक्त नहीं आया है। तू जा यहाँ से, मुझे जानवरों के लिए खाना भी तो लाना है। सूरजभान वहां से चला जाता है। रामधीन गहरी नींद में सो रहा होता है। तभी वहां तेज रोशनी होती है और स्वयं मृत्यु के देव यमराज का आगमन होता है। क्या रामदीन, अब यहाँ सोने का वक्त खत्म। तेरा वक्त आ गया है। तेरी मृत्यु का आदेश जारी हो चुका है रामदीन। मैंने अपने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया है प्रभु। मुझे क्यों जल्दी ले जा रहे हो? मेरी तो उम्र कम है अभी। मैं उम्र का नहीं, वक्त का गुलाम हूँ रामदीन, वक्त का। यह तो विधि का विधान है। मैं तो स्वयं ही नियमों से बंधा हूँ, लेकिन तेरी माँ की आत्मा ने तुझे एक मौका और देने की याचना की है। हाँ, मौका? मौका महाराज? मैं तुझे 3 महीने का समय देता हूँ। प्रथम माह में तुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे तेरा वजन हल्का हो जाए। दूसरे माह में जब तू स्वयं के बोझ से हल्का हो जाएगा तो तू कुछ हल्का महसूस करेगा। उस समय तुझे कुछ हल्केपन में ऐसा करना होगा
ताकि तू फिर से अपने भार से भारी हो जाए। तीसरे माह में तुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे तू दूसरे माह से भी ज्यादा भारी हो जाए। इतना कहकर यमराज वहां से चले जाते हैं। रामधीन अब चिंता में डूब गया था, क्योंकि अपनी जान बचाने के बदले अब उसे इन 3 शर्तों को पूरा करना था। रात में जब रामधीन गहरी नींद में सो रहा था, तभी उसे उस बूढ़े आदमी के खांसने की आवाज फिर से सुनाई देती है। वह गुस्से से उठकर बड़बड़ाने लगता है। ना जाने ये बुढ़ा कब मरेगा, हर रोज मेरी नींद खराब कर देता है। तभी उसे यमराज की शर्तें याद आने लगती हैं और वह गहरी सोच में डूब जाता है। उसे अचानक समझ आता है कि उसने इस बूढ़े को न जाने कितनी बार भला बुरा कहा है। शायद इस बुरे कर्म का फल हो कि उसे समय से पहले यमराज का बुलावा आ गया है। हाँ, मैं अभी जाकर उससे बुढ़े से माफी मांगता हूँ। चाचा, मुझसे गलती हो गई थी चाचा। मैंने गुस्से में तुम्हें अपशब्द कहे थे, मुझे माफ कर दो चाचा। तुम्हें अब माफी की याद आई है? जब तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं थी, तब क्या तुम्हारा दिल नहीं कांपा था? चाचा, मैं अपने पापों का पश्चाताप करने आया हूँ, मुझे माफ कर दो। मेरी जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। जाओ बेटा, मैंने तुम्हें माफ किया। रामधीन उसकी माफी के बाद काफी हल्का महसूस करने लगा था। अब रामधीन को समझ आ गया था कि यमराज की पहली शर्त का मतलब क्या था। उसे अब अपने बोझ से हल्का महसूस हो रहा था। भैया रामदीन, आजकल खेत नहीं आते, क्या बात है? कुछ नहीं भैया, बस तबीयत सही नहीं है कुछ दिनों से। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि प्रधान जी के क्या हाल चाल है? प्रधान जी की तबीयत में कोई सुधार नहीं है। इतना कहकर वह चला जाता है। रामधीन को कुछ महसूस होता है। वह भागा भागा प्रधान जी के पास जाता है और देखता है कि वे तड़प रहे हैं। इसके बाद रामधीन वहीं रुक जाता है और सुमित्रा की सेवा करने लग जाता है। चाची, मैं रामदीन, कैसी है तबीयत अब आपकी? चाची, मैं अब आपकी सेवा करूंगा आपसे। वह उसे गंगा जल पिलाता है, जिससे सुमित्रा की आंखों में शांति आती है। कुछ दिन बाद सुमित्रा अपनी अंतिम सांस लेती है। इसके बाद रामधीन घर वापस आ जाता है। रामधीन फिर से भारी महसूस कर रहा था, क्योंकि अब उसे सुमित्रा का आशीर्वाद मिल चुका था। न जाने क्या हो गया है मुझे, शायद मैंने एक आत्मा को शांति प्रदान की है सेवा करके, इसलिए मुझे अब सेवा का आशीर्वाद मिल चुका है और अब मुझे भारी महसूस हो रहा है। फिर से कुछ दिन बाद, बेटा, कुछ खाने को मिलेगा, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ। तू फिर से आ गया? जब तुझे इस गांव में कोई कुछ नहीं देता तो तू बार बार इसी गांव में क्यों आ जाता है? इतना कहते ही उसके मन में कुछ महसूस हुआ और वह मन ही मन सोचने लगा। यमराज की तीसरी शर्त थी कि दूसरे माह से भी ज्यादा भारी महसूस होना। शायद मैंने कभी इसे खाने को नहीं दिया, ऊपर से भला बुरा सो अलग से कहा। रामधीन उसे भरपेट खाना खिलाता है और उसे आराम करने का स्थान देता है। भिखारी ने प्रसन्न होकर उससे कहा, तू सच में बेटा एक नेक इंसान है। मैं आशीर्वाद देता हूँ, तेरा जीवन खुशियों से भरा रहे। रामधीन अब और भारी महसूस कर रहा था, लेकिन यह भारीपन पहले के भारीपन से बिल्कुल अलग था। तभी यमराज प्रकट होते हैं। रामदीन, कैसा महसूस कर रहा है अभी? महाराज, मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मुझे इन दिनों कई आशीर्वाद मिले। महाराज, अब मेरी समझ में आ गया है आप मुझे क्यों लेने आए थे। हाँ रामदीन, मैं तुम्हें इसलिए लेने आया था क्योंकि तूने अपने जीवन में किसी का भला नहीं किया था, जिससे तुझे
दीर्घ आयु का आशीर्वाद मिल सके और तुम्हारी उम्र बढ़ सके। तू तो हमेशा गालियां खाता रहा है। लोग तुम्हें मन ही मन जल्दी मर जाने को कहते थे, इसलिए मुझे आना पड़ा। लेकिन अब तूने इतने आशीर्वाद प्राप्त किए हैं कि अब तेरी उम्र बढ़ चुकी है। तेरा वक्त पृथ्वी लोक में बढ़ चुका है। मैं आऊंगा फिर से जब वक्त तेरा खत्म हो जाएगा।